Hello students, BSc Part 3 Zoology. Today we are going to cover thermoregulation topic. So thermoregulation, what is it? Thermoregulation is basically every organism, in fact most of the organisms is having this ability, that is the ability of an organism to keep its body temperature nearly constant even when the surrounding body temperature is even when the surrounding surrounding temperature is very different. Animal tries to maintain this. इसके ठीक उलट थर्मो कॉन्फॉर्मिंग MILG organisms ये क्या करते हैं? They adapt the surrounding temperature. As if its own body temperature. ठीक है? So this year will not study. Thermoregulation is there in your syllabus. We will continue this. This is one of the important aspect of homeostasis processes. This stasis mechanisms involve other factors also, many other. इसमें से एक बॉडी टेम्परेचर भी है, जैसे कि शुगर का लेवल निश्चित रेंज, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस का एक रेंज, ओके, पीएच फिजियोलॉजिकल पीएच उसका एक नैरो रेंज, बॉडी टेम्परेचर, ये सब बॉडी का बेसिक नेसेसिटी है. And larger variations in this body cannot tolerate. ठीक है. So बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर का, टेम्परेचर, पीएच, ये सब. टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, if the temperature of the body goes higher than hyperthermic situation is generated. When the body temperature goes beyond
35 degree centigrade, below 35 degree centigrade, then it is called as hypothermic condition. Okay. और बॉडी का जो रियल टेम्परेचर है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर इज डिफरेंट and the body's superficial temperature is different. So 37 degrees centigrade is the core body temperature, and the best way to measure this core body temperature is through the rectum. अब आप ये भी जान लीजिए स्टूडेंट्स, एनिमल्स क्लासिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि if the body temperature doesn't change according to the surrounding, and if the body is not able to maintain a constant temperature because of the change in temperature in the surrounding. So these two different conditions are there. Accordingly, animals can be classified. Classification of animals according to their thermal characteristics. तो एनिमल्स को दो भागों में, दो टाइप में पढ़ा जा सकता है. वो एनिमल्स जो एंडोथर्मिक है and वो एनिमल्स जो एक्टोथर्मिक है. एंडोथर्मिक को वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है. वार्म ब्लडेड एनिमल्स. And ectothermic are called as cold-blooded. दोनों में अंतर यह है कि एंडोथर्म्स create most of their heat via metabolic processes, but these ectotherms use external source of temperature to regulate their body temperature. एंडोथर्म में जो हीट, बॉडी का हीट जो है वो जनरेट हो रहा है, कहां से आ रहा है? इन एंडोथर्म बॉडी हीट is coming solely from the heat generated during metabolic processes. इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर ये एक कांस्टेंट रख पाते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितने रिक्वायर्ड है उतने हो रहे हैं और उससे उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट फिर लिबरेट भी हो रहा है और फिर बॉडी का टेम्परेचर उतना मेंटेन कर रहे हैं एनिमल्स. लेकिन एक्टोथर्मिक एनिमल्स जो हैं, इसीलिए इनको वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है. यानी ये एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करते हैं और कांस्टेंट भी, ज्यादा भी है और कांस्टेंट भी है. एक्टोथर्मिक बॉडी टेम्परेचर इनका फ्लक्चुएट करेगा, जैसे कि लिजार्ड को आप देखेंगे कोल्ड सीजन में
विंटर सीजन में वो रॉक पर बास्किंग करता है, सन बास्किंग करता है, तो इट इज गेनिंग द हीट. So lizard is gaining the heat from the surrounding to keep its body warm. So lizard is ectothermic. Okay. जब बाहर का वातावरण एंडोथर्मिक एनिमल्स के केस में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा बॉडी टेम्परेचर से, तो यह एनिमल्स जो है अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि फिर अंदर में हीट और ज्यादा बनने लगता है, जिससे कि हीट का डेसिपेशन, यानी सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर बॉडी टेम्परेचर से कम है तो हीट विल बी लॉस्ट फ्रॉम द स्किन टू द सराउंडिंग. मोर द डिफरेंस, मोर विल बी द लॉस. बट वी आर ह्यूमंस, वी आर प्रोटेक्टेड बाय क्लोथ्स. तो हमारे अंदर यह मैकेनिज्म है कि बॉडी अपना हीट को मेंटेन कर लेगा. अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो भी बॉडी विल ट्राई टू मेंटेन इट्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. हाउ? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द metabolic activities which are generating heat. Therefore, for this, endotherms are equipped with large number of mitochondria in their cells. That's why when the signal is given, these mitochondria produce large amount of energy. They go aerobic respirations. They produce more ATP. They burn more fat. Okay. So which animals are ectothermic? Which animals are endothermic? किस तरह के एनिमल्स एक्टोथर्मिक है, किस तरह के एनिमल्स एंडोथर्मिक है. एक्टोथर्मिक है और कौन से एंडोथर्मिक है, इस पर अभी हम आएंगे. ठीक है. तो एंडोथर्म इसीलिए इनको वार्म ब्लडेड कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपने ब्लड को हमेशा वार्म रखते हैं. एंडोथर्म्स आर एबल टू डू दिस process because they have large number of mitochondria per cell in comparison to ectotherms, which enable them to generate more heat by increasing the rate at which they metabolize fats and sugars. Whereas ectotherms, these animals use external sources of temperature to regulate their body temperature. Okay. So they are called as cold-blooded, and these animals have low body temperature in comparison to endotherms, and they fluctuate too. Okay. So you can see here that ectotherms are the opposite of endotherms in this aspect. When it comes to regulating internal temperatures, this aspect. एक्टोथर्म्स में जो एनर्जी फिजियोलॉजिकल सोर्सेज से कंट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्टोथर्म में भी हो रहे हैं, एंडोथर्म में भी हो रहे हैं.
But endotherm का body temperature is solely coming from the metabolic activities. But ectotherm body temperature, because these are cold-blooded, the internal physiological sources of heat are of negligible importance here in ectotherm. And in this case, the biggest factor that enables them to maintain adequate body temperatures are environmental. And they try to live an environment which maintain a constant temperature, and they inhabit that area जहाँ पर टेम्परेचर सालों भर या साल के तक लगभग समान रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द ईयर, जैसे ट्रॉपिक्स या समुद्र के किनारे. और भी कई तरह के बिहेवियरल मैकेनिज्म्स आगे बताएंगे आपको. ये एक्टोथर्म एनिमल्स उसके प्रति एडेप्ट हो गए हैं. जैसे अभी बताए छिपकली जो है कोल्ड डेज में दे विल डू सन बाथ ऑन द रॉक. They are gaining the heat. But the same lizard will search for the shadowy area the same day in the afternoon when the sun is on the top. These are behavioral mechanisms that enable them to respond to the external temperatures. Lizard क्या है? एक्टोथर्म है. बिहेवियरल मैकेनिज्म एंडोथर्म के पास भी है. जैसे कुत्ता जो है हाफ रहा है, पैंटिंग बोलते हैं उसको, पैंटिंग. डॉग, वुल्फ, ये सब पैंटिंग करते हैं. कैट्स क्यों पैंटिंग करते हैं? क्योंकि these animals have not fully developed sweat glands all over the body in them. Sweat glands are only limited to the palm and sole areas. And the body is covered with fur. So production of sweat, which will be spread on the surface of the skin, and after the evaporation of the sweat, will not cool the body. So that's why sweat glands are absent in the skin of these animals. Instead, they are present in the pads, sole pads. And these modified sweat glands in these endothermic animals, such as dogs and cats, they are helping these animals to make a grip on a substance. These modified sweat glands. So dog relies heavily on the process which is called as panting. हम लोग panting नहीं करते हैं. We rely heavily on the sweating, the cooling effect coming from the evaporation of the sweat. But dog is doing this way. It is protruding its tongue out, and for the tongue, the evaporation is taking place, and dog is getting the cooling effect in its body. तो ये हम इसलिए बताएं क्योंकि बिहेवियरल एस्पेक्ट है इसका. आगे चल के आपको बताएंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, कंट्रोल मैकेनिज्म्स. One is biochemical, second is the physiological, and the third one is
behavioral मैकेनिज्म्स, क्योंकि बॉडी को एक टेम्परेचर अटेन करना है, वो किसी भी तरीके से एन किन प्रकार इट विल ट्राई टू अटेन. Okay. So these three mechanisms are developed. So we will come to that one by one. Okay. So first we will see ectotherms and then endotherms. So आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कौन है ectotherms, कौन है endotherms, which animals are endotherms, which animals are ectotherms. So इसके लिए थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, क्या बोलते हैं उसको, phylogenetic tree and the classification of the divisions of reptilia. Okay. क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं आपके they have appeared in the evolution later. Which ones? Endothermic animals. Endotherms. And endothermic animals include birds and mammals. And the rest are ectothermic animals. तो उस लीनियज में, रेप्टिलिया के लीनियज में, some orders of this reptilia class have become warm-blooded after the extinction of the dinosaur. And this is one of the important development in the course of evolution. Okay? तो शॉर्ट में बता देते हैं क्या हुआ बेसिकली कि आपका सबसे पहले टेट्रापोडा से ancestral amniot they have come, and then टेट्रापोडा से डेवलप हुए आपके एमनियोट्स के एंसेस्टर ऑफ amniotes. They have developed. Later on, this divided into two branches. And there is debate over this. One is Synapsida, and the other one is basically the other branch divided further into two. One is Anapsida, second one is Diapsida. But Diapsida again, Diapsid again, the ancestral diapsid, they divided, branched off into this Lepidosauria order, Sauria and Archosauria. Okay. Lepidosauria divided into, given rise
बार बार आ जाता है। बहुत सारा ब्रांचेज, एक्सटिंक्ट भी हो गया, प्लियोरोसॉर्स, इस्थियोसॉर्स, इसी लेपिडोसोरिया से ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। प्लियोसॉर्स, इस्थियोसॉर्स, tuartaras, these are the reptiles found in the New Zealand. Tuartaras, squamata, जिसमें आपका लिजार्ड और स्नेक है स्क्वामेटा में। इसी डायप्सिड से it is still under debate, turtles have arisen. टर्टल का एंसेस्ट्री लीनिएज हमको इधर से नहीं देखने को मिलता है, उसका स्कल जो है डायप्सिड टाइप। लेकिन आर्कोसोरिया ब्रांच फर्दर divided into, given rise to crocodilia, जिसमें crocodiles and alligators हैं, and the second branch has given rise to dinosaur, जिसमें आपके हो गए आपके pterosaurus, other lineage has developed into dinosauria. This dinosauria lineage divided into two groups. One is called Ornithischia, Ornithischia and Saurischia. Ornithischia and Saurischia. Ornithischia से डेवलप हुए Ornithischian dinosaurs. ठीक है, और सॉरिशिया से, और इसमें अदर lineages और डिफरेंट डायनासोर्स फिर आए इसी Ornithischia में। And Saurischia, these are meat eating dinosaurs. So Saurischia में Saurischean dinosaurs, जैसे टीरेक्स, जो कि आपका थीरोपॉड है, थीरोपॉड डायनासोर, मीट ईटिंग डायनासोर, कार्निवोरस, और इसी में फिर बट दिस सॉरिशियन डायनासोर is not developed, but actually ancestor of this Saurischia, so these has given rise to Archaeopteryx. So birds के ancestor जो है वो Saurischia है, Saurischian dinosaurs. Okay. तो यहाँ तक ये सारे जो है इनमें सिर्फ बर्ड्स अकेला, ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। और साइनेप्सिडा लिनिएज में, जिसमें मैमल्स आएंगे लेटर ऑन,
इस स्ट्रेटजी का इवोल्यूशन हुआ। रेप्टिलिया के यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा रेप्टिलिया ही। रेप्टिलिया, इस रेप्टिलिया से मैमल्स निकला और एप्स निकला। इन दोनों में आप पाएंगे दे आर एंडोथर्मिक। हार्ट बिकेम 4 चैम्बर्ड। ठीक है, तो इसमें रेप्टिलिया में फिर ये आपके सब क्लासेज हैं। जैसे देखिए एनाप्सिडा, एनाप्सिडा के this one. So some scientists consider turtles belonging to Anapsida group. ठीक है, but some do not consider them belonging to that group. So the debate is going. So in some book you will find Chelonia order, Anapsida subclass. Chelonia order is belonging to Anapsida subclass, and this Chelonia order is basically the order group of turtles. सैनप्टोसूरिया आया, वो एक्सटिंक्ट हो गया। फिर उसके बाद जैसे रेप्टिलिया का आप क्लास रेप्टिलिया है, सब क्लास इसके रेप्टिलिया के सब क्लासेस 6 सब क्लास है। ठीक है, एनाप्सिडा, साइनेप्टोसूरिया, इस्थियोप्टेरिगिया, लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया, फिर साइनेप्सिडा। ASI क्लास, एनाप्सिडा, साइनेप्टोसूरिया, इस्थियोप्टेरिगिया, ये है आपके सब क्लास। इसमें एनाप्सिडा सब क्लास का 3 ऑर्डर कोटिलोसोरिया, मिसोसोरिया एंड चिलोनिया। कोटिलोसोरिया, मिसोसोरिया चला गया, चिलोनिया बच गया। साइनेप्टोसूरिया का तीनों ऑर्डर चला गया, एक्सटिंक्ट हो गया। इस्थियोप्टेरिगिया का इस्थियोप्टेरिडी वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। रेप्टाइल्स में काफी एक्सटिंक्ट हो गए ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो लेपिडोसोरिया है, लेपिडोसोरिया, दिस इज अनदर सब क्लास। ठीक है, इसी में लेपिडोसोरिया में रिंकोसिफेलिया ऑर्डर है। रिंकोसिफेलिया से ट्वार्टारास बिलोंग टू। ओके, स्क्वामेटा ऑर्डर से आपके लेसर्टीरिया, ओफिडिया एंड एम्फिस्बीनिया। इसमें लिजार्ड, स्नेक्स है स्क्वामेटा में। फिर आर्कोसोरिया, आर्कोसोरिया, आर्कोसोरिया में थिकोडोंटिया, क्रोकोडिलिया, ठीक है, सॉरिस्चिया, ये सारे ऑर्डर्स हैं। डायनासोर वाले ऑर्डर बिलोंग टू आर्कोसोरिया। क्रोकोडाइल्स बिलोंग टू आर्कोसोरिया। ठीक है, एंड साइनेप्टिसिडा, साइनेप्सिडा से ऑर्डर है आपका प्लिकोसोरिया एंड थीरेप्सिडा। तो इस दो ग्रुप में आपका अपीयर हुआ एंडोथर्मी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। अब आप समझ गए कि बर्ड्स और मैमल्स ही एंडोथर्मिक है and others are ectothermic. So basically your syllabus is about the thermoregulation in mammals or basically humans, how it is happening. So quickly I will cover this ectotherm, क्योंकि नहीं तो confusion रह जाएगा वो कैसे कर रहा है, how they are maintaining, and after that I will come to endotherm with animals such as man. Ectothermic cooling, ectotherm,
दे आर कूलिंग इट्स बॉडी। कूलिंग के लिए कौन सा प्रोसेसेस का ये इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्टोथर्म्स, वेपोराइजेशन। पहले एक्टोथर्म पढ़ लेंगे क्योंकि ये सराउंडिंग का इनके बॉडी के टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है। दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो उस एडजस्ट करने के प्रोसेस में इनको अपने बॉडी को कूल या हीट अप करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टोथर्म्स अपने बॉडी को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए 4 प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं। हीट करने के लिए भी यही सारे प्रोसेसेस हैं। वेपोराइजेशन, इसमें से कुछ प्रोसेसेस प्लस माइनस करके दे डू इट। वेपोराइजेशन is one of the process. Number 2, convection. CONVECTION, convection. Conduction, because heat is having this property, conductive property. Fourth, radiation. सब थर्मल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। वेपोराइजेशन, बॉडी फ्लूइड का कर दिया वेपोराइजेशन। कन्वेक्शन क्या है? इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू बॉडी सरफेस। स्किन इज द बॉडी सरफेस। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देना, पेरिफेरल एरियाज में ब्लड फ्लो को बढ़ा देना। तो ब्लड जो है एक सरफेस पर फैल गया, तो कोई भी चीज को ठंडा करने के लिए आप फैला देते हो। इसी तरह हमारा बॉडी में ये एक्टोथर्म्स का बॉडी, लिजार्ड का बॉडी ब्लड को बॉडी के अंदर से ज्यादा निकाल के सरफेस की तरफ, स्किन की तरफ मैक्सिमाइज कर देता है। तो अब ब्लड इज there is increased blood flow towards the body surface, and by doing this they are maximizing the heat transfer, because skin will lose the heat. Okay. कंडक्शन ये है कि हीट को लूज करना अगर किसी ठंडे सरफेस के संपर्क में आ जाना तब, यानी लूजिंग हीट बाय बीइंग इन कांटेक्ट विथ ए कोल्डर सरफेस। कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाने से हीट का कंडक्शन हो गया। कहाँ? बॉडी से उस कोल्डर सरफेस की तरफ। ये सारे प्रोसेस जो है बॉडी को ठंडा करने के लिए एक्टोथर्म्स इस्तेमाल करते हैं। बॉडी को ठंडा करने के लिए वह बॉडी के फ्लूइड्स का वेपोराइजेशन करते हैं। ब्लड को स्किन की तरफ दिशा दे करके, स्किन के कैपिलरीज में उसको फैला करके दे आर मैक्सिमाइजिंग द हीट ट्रांसफर अक्रॉस दिस ग्रेडियंट। कंडक्शन के केस में क्योंकि हीट कंडक्ट होगा तो कोई टच होना चाहिए। दे आर लूजिंग द हीट बाय बीइंग इन कांटेक्ट विथ अ कोल्डर सरफेस, जैसे कि लाइंग ऑन द कूल ग्राउंड, नदी में घुस जाना, स्टेइंग वेट इन द रिवर, लेक और सी, और they cover their body in the cool mud. Like this, they cool their body. Radiation means they release the heat by radiating it away from the body. So via all these 4 processes, ectotherms are cooling their body. How they are heating it up? और कूलिंग करने की जरूरत कब पड़ेगी बॉडी को? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर, if
कंडीशन है यहाँ पर, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज less than the temperature of body. मीन्स बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो यह बॉडी को इन सारे प्रोसेसेस के द्वारा ठंडा करेगा। लेकिन जब बॉडी को हीट अप करने की जरूरत है, हीट करने की जरूरत है, तो यानी यहाँ पर कंडीशन हो गया द सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर देन द बॉडी। देन हीट अप। सो बॉडी विल नो, इसको उल्टा होगा। एक्टोथर्म अपने बॉडी को कब कूल करेगा? जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग से, तब कूल करेगा, ठंडा करेगा अपने बॉडी को। और अपने बॉडी को हीट कब करेगा? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी से। तो ये यूटिलाइजेस दिस कन्वेक्शन मेथड for heating it up. So for this they utilize convection, conduction, radiation, insulation. They will climb to higher ground or trees. They can enter in the warm water. They can lie on the hot surface, conduction. Radiation. They can lie in the sun. Skin fold is there to reduce the exposure. In birds, the wings are concealed. Insulation. They change the shape of the body. डोरमेंट स्टेज में कुछ एनिमल्स जो है राउंड हो जाते हैं, they change their shape, and by doing so they are changing surface to volume ratio. If the surface to volume ratio is low, then less amount of heat will be dissipated to the surrounding. If surface to volume ratio is, surface area to volume is ratio is large, then more amount of heat will be dissipated. Okay. कुछ फिश तो हो गया एक्टोडर्म। कुछ फिश जो है they develop the ability to remain functional. These fishes are inhabiting the colder climate, freezing temperatures. And they have developed this strategy, ability, so that they survive in the temperature when the water temperature is below freezing point. So there, these fishes are having the risk of
their body parts getting frozen. Why frostbite occurs? Because the formation of ice crystals has begun inside the cell. Cytoplasm is, cytoplasm is now getting crystallized. When the tissue is frozen, that part is now dead. That cannot be revived back. But these fishes, ectothermic fishes, they have developed some natural antifreeze proteins. And these antifreeze proteins resist ice crystal formation in their tissues. Okay. कुछ एक्टोथर्म्स एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो हीट गेन हो रहा है उनके बॉडी में उसको इवेपोरेट करा के कूल करते हैं और कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं जैसे अभी ये बताया कि एक तरह का बिहेवियरल एडेप्टेशन है इज दैट कि लिजार्ड इज लाइंग इन द सन ऑन ए हॉट रॉक and there it is gaining the heat through radiation and conduction in cold days. Okay. Now I'm coming to endothermic animals. Birds and mammals. Birds और mammals. ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म अपने एंडोथर्मी को रेगुलेट करते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद ही रेगुलेट करते हैं कोई सराउंडिंग रेगुलेट नहीं करता है जैसे अगर वार्म हो गया क्लाइमेट तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा क्लाइमेट बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा इसका एक्टोथर्म्स बट एंडोथर्म्स are those animals that regulate its own body temperature by keeping it at a constant level. They regulate these animals regulate its own body temperature on its own. कोई सराउंडिंग से इसको मदद या सहायता लेने की जरूरत नहीं है या इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद अपना इंटरनल मैकेनिज्म से रेगुलेट कर रहा है और वो भी कांस्टेंट रख रहा है रेगुलेट करके सराउंडिंग के फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं है इस पर बाय एक चीज और जोड़ दो बाय कीपिंग इट एट ए कांस्टेंट लेवल ओके तो एक बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इन एंडोथर्मिक एनिमल्स को जरूरत पड़ती है कि यह हीट का गेन नहीं करे when the climate becomes warm और जब क्लाइमेट becomes cold तो यह हीट का लॉस नहीं करे अपने बॉडी से बट सम हीट विल बी लॉस्ट
and some heat will be gained. So they are minimizing this by adaptations, through adaptations. How? So one of the basic mechanism here is the evaporation of water. So this evaporation of water is happening either across respiratory surface or across the skin in these animals. Across the respiratory surfaces are happening in most of these endothermic animals. पर जब स्किन में स्वेट ग्लैंड की बात आती है, तो only few animals possess sweat glands throughout the body. Although this is the mammalian characteristics, the presence of sweat gland. All mammals have this gland. But some mammals do not have sweat glands throughout its body. जैसे हम लोगों में sweat gland is present throughout our body. सिर से भी पसीना आ सकता है, बगल से भी आ सकता है, पीठ से भी आ सकता है, बॉडी के हर हिस्से से स्वेट हो सकता है. इवन पाम एंड सोल से भी स्वेटिंग हो सकती है. और इस तरह का अरेंजमेंट स्वेट ग्लैंड का हर एनिमल्स में नहीं है. सो जिनमें है स्वेट ग्लैंड्स, it is helping the body to become cool by the evaporation of water. जिनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, कम है, उन एनिमल्स का बॉडी is covered with fur, so they have limited ability to sweat, and these animals rely heavily on panting. Panting. Panting is a characteristic of endothermic animals such as cats and dogs. And through panting, they increase the evaporation of water across the moist surface of the lungs and the tongue and the mouth. Whole buccal cavity is involved in this evaporation of water through its surface. Even from the lung surface is also it is happening. जैसे कि cat, dog, pig, सब जो है panting animals है. They rely heavily on the panting. Okay. Birds काउंटर एक्ट करते हैं ओवरहीटिंग को गूलर फ्लटरिंग के द्वारा. क्योंकि बर्ड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पैंटिंग की और स्वेट ग्लैंड की बर्ड के अंदर, लेकिन ये भी एंडोथर्मिक है. सो बर्ड काउंटर एक्ट ओवरहीटिंग बाय गूलर फ्लटरिंग. गूलर फ्लटरिंग इज basically rapid vibration of the gular skin. Gular skin is gular skin. It is present in the throat of the bird. And some special type of, apart from this gular fluttering, some special type of feathers are present in birds that trap warm air. After trapping the warm air, it functions as an insulator. मैमल्स में इंसुलेशन मैकेनिज्म के द्वारा हीट के लॉस को रोका जाता है. मैमल्स रोकते हैं क्योंकि मैमल का स्किन इज मच थिकर देन
बर्ड्स बर्ड्स इंसुलेशन के द्वारा, इस तरह से इंसुलेशन के द्वारा जो स्किन में के नीचे फैट का लेयर है, इन ऑल मैमल्स, दैट्स व्हाई आवर स्किन इज थिक। बर्ड्स में ऐसा नहीं है, देयर स्किन इज comparatively thinner than mammal skin. So mammal's skin is thicker than the bird's skin. So इनको इस तरह से यह एक एडेप्टेशन है एक तरह का कि there is a presence of continuous layer of insulating fat beneath the dermis. So यह फैट का लेयर जो डर्मिस के नीचे है, यह इंसुलेशन प्रदान करता है मैमल्स को। तो मैमल्स अब हीट का लॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको करना जरूरी भी नहीं है, उस हीट के लॉस, हीट को प्रिवेंट करने के लिए वो अच्छे से हीट को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस इंसुलेशन। हाँ, ये बात अलग है कि तरह तरह के मैमल्स हैं, जैसे कि पानी में रहने वाला मैमल व्हेल, एक एक्सट्रीम तो हो गया व्हेल जो पानी में रह रहा है, दूसरा एक्सट्रीम मैमल का जो डेजर्ट में रह रहा है जहाँ पानी नहीं है, कैमल। कैमल भी मैमल, व्हेल भी मैमल, और दोनों के लिए एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, और दोनों एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एकदम अपोजिट है। वहां भी स्किन मोटा है दोनों का, कैमल का भी और व्हेल का भी, और यहाँ पर मोटा स्किन अगेन इट इज प्रोवाइडिंग द इंसुलेशन। व्हेल में भी है स्किन मोटा, कैमल का भी स्किन मोटा है। पोलर बियर का भी स्किन ठीक ठीक वहां पर मोटा स्किन को ब्लबर कहते हैं। कैमल्स में जो थिक स्किन है उसको कोट बोलते हैं। डेंस कोट्स आर प्रेजेंट इन डेजर्ट एंडोथर्म्स। तो रेगिस्तान में यह डेंस कोट उन्हें हीट को गेन करने से बचाता है। इंसुलेशन के द्वारा हीट को गेन करने से भी रोका जा सकता है, और हीट का लॉस, बॉडी से हीट का लॉस होने से रोका जा सकता है। हीट का लॉस फ्रॉम द बॉडी एंड हीट का गेन फ्रॉम द सराउंडिंग, इन दोनों प्रक्रियाओं को इंसुलेशन के द्वारा भी कम किया जा सकता है। एक दूसरा कोल्ड वेदर स्ट्रेटेजी है कि टेम्पोरली ये एंडोथर्म्स इस्तेमाल करते हैं मैमल्स कि टेम्पोरली मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर दिया जाए बॉडी को। पोलर बियर्स यूज दिस स्ट्रेटेजी, they decrease the temperature difference, they decrease the temperature they decrease the metabolic rate temporarily, and thereby decreasing the temperature of their body. Okay, so the animal here in this environment, because the surrounding is much colder, surrounding is having very low temperature, so यह एनिमल भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर लेते हैं ताकि डिफरेंस कम हो जाए।
अगर अपने बॉडी के टेम्परेचर को पोलर बियर कम नहीं करेगा तो बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस और डिफरेंस दोनों टेम्परेचर का, सराउंडिंग का और बॉडी का, दैट डिफरेंस विल बी लार्ज। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम कर लिया पोलर बियर में तो दैट डिफरेंस विल बी लेस। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। So when this difference will be less, then the less heat will be dissipated. The heat loss, less heat loss will happen. तो ये पोलर बियर का स्ट्रेटजी है। साथ ही साथ उसको यह भी फायदा मिलता है कि लोअर मेटाबॉलिक रेट इज लेस एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। So in the scarcity of food during winter days, by this process, by lowering the metabolic rate, they are getting these two advantages. एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम हो गया उसका, तो फूड रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। विदाउट फूड इट मे सर्वाइव। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको लाइव नहीं। सो जो भी एनिमल्स हैं जिनको भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, जो भी एनिमल्स, वो सब बिहेवियरल प्रोसेसेस के द्वारा, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा, ओके, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस के द्वारा, दे आर regulating the temperature. Okay. So इन एक्टोथर्म्स को एंडोथर्म्स को हम होम्योथर्मी भी कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, होम्योथर्मी। होम्योथर्मी के अंदर एंडोथर्मी, होम्योथर्मी। और एक दूसरा टर्म है पोइकिलोथर्मी। पोइकिलोथर्मी जो है वो उसका मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर कैन वेरी कंसिडरेबली। Okay. And homeothermy is basically how constant or how stable is organism's deep body temperature. How stable an organism's deep body temperature is referred as homeothermy. And most of the endothermic organisms are homeothermic. Mammals are homeothermic. Birds are not homeothermic, but mammals are homeothermic. However, some ectoderm, they are poikilothermy. Their temperature can vary considerably. Okay. Fishes are poikilothermic because their heat comes from the surrounding water in which it is dwelling. Okay. अब सवाल उठता है कि इनवर्टिब्रेट्स में टेम्परेचर का रेगुलेशन हो कैसे रहा है इन एक्टोथर्म्स। सो थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस आपको पढ़ना है इन एंडोथर्म्स। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन एंडोथर्म्स, अभी जनरल नॉलेज हो रहा था। थर्मोरेगुलेशन
in endotherms. And our example will be humans in आपके syllabus में. तो आप समझिए कि ये थर्मो रेगुलेशन के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रेन इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल. ब्रेन कंट्रोल आते हैं बोथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन एंडोथर्म में ही कंट्रोल कर रहा है, एक्टोथर्म में भी थर्मो रेगुलेशन ब्रेन के द्वारा हो रहा है. In both ectoderm and thermoderm, ectoderms and endoderms, this thermoregulation is controlled mainly by the, this is under the control of the brain, mainly by anterior region of hypothalamus, thalamus, okay. तो आप ये नहीं समझिएगा कि anterior region of hypothalamus is sensing the temperature of the surrounding or the body. It is separate. This homeostatic control is separate, okay, from the sensation of temperature. Okay, this is not sensing the temperature. Basically, this is doing these involved in such activities which are either minimizing heat loss or maximizing heat loss under different conditions. When surrounding temperature is higher than the body, then body will feel the hot temperature. So in that case, body will try to cool if the surrounding temperature is higher than the body temperature. ऐसा गर्मियों के दिनों में होता है. When surroundings temperature is lower than the body temperature, यानी जाड़े के दिनों में, उस समय बॉडी गर्मी को, उष्मा को बचाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ बॉडी के अंदर से उष्मा को बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फास्ट करेगा बॉडी, और बॉडी से जो हीट का लॉस सराउंडिंग में हो रहा है उसको मिनिमाइज करेगा. सपोज करो ये सेंटर है, इस सेंटर से हीट निकल रहा है बॉडी के कोर से. कहाँ से हीट निकल रहा है? लीवर से, हार्ट से, स्केलेटल मसल से. दीज आर वेरी एक्टिव सेल्स, ऑर्गन्स. बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं. तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रहा है. अब ये जो हीट जनरेट हो रहा है इसको बॉडी के अंदर ही कैद करके बॉडी के अंदर रखना चाहिए, लेकिन कुछ हीट तो लॉस होगा ही. और सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा होगा, तो हीट लॉस की संभावना उतनी ज्यादा होगी. बॉडी कुछ ऐसा एडेप्टेशन किया है, वो एक तो अंदर से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा के हीट को ज्यादा जनरेट भी करा रहा है, साथ ही बॉडी सरफेस से हीट का लॉस ना हो इसके लिए और भी व्यवस्था फिजियोलॉजिक
बायोलॉजिकल एडेप्टेशन जैसे कि इंसुलेटिंग लेयर हो, ये सब करते रहता है बॉडी। और जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है बॉडी के टेम्परेचर से, तो वहाँ भी डिफरेंस ज्यादा हो सकता है। बॉडी के टेम्परेचर से और ज्यादा होते जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर, तो डिफरेंस ज्यादा होते जाएगा। उसकी व्यवस्था अलग है स्वेट ग्लैंड्स है टू कूल ऑफ। ओके, तो अभी वीडियो लंबा हो गया है, थोड़ा सा इसको पॉज ले रहा है। इन द लेटर हाफ of this video we will try to cover the mechanisms by which humans are thermoregulating. Okay.